नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, हम आज नया टॉपिक अंग्रेजों का संघर्ष का भाग 1 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अंग्रेजों का हम फ्रांसीसियों से संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानेंगे। और आज कर्नाटक युद्ध का आगाज होगा। कौन कौन सी परिस्थितियां हुई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का भाग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल पढ़ चुके हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं और नए साम्राज्यों का गठन पढ़ चुके हैं। इससे पूर्व ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा था, तथा ऐतिहासिक काल में हमने प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत पढ़ा था। और अब आधुनिक भारत चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का संघर्ष। ये देखेंगे अंग्रेजों का किसके साथ संघर्ष होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत। अंग्रेजों का संघर्ष। अंग्रेजों के संघर्ष के बहुत सारे कारण थे। जो अंग्रेजों के यहाँ के लोगों के साथ संघर्ष होते हैं, उसके बहुत सारे कारण थे। पहला, यूरोप की राजनीति। जो यूरोप की राजनीति होती है, उससे प्रभावित होकर यहाँ पर युद्ध होते हैं, जिससे फ्रांसीसियों के साथ में इनके युद्ध होंगे। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थीं। नए राजाओं के साथ इनके सामंजस्य का अभाव था, क्योंकि मुगल सत्ता गिरने के साथ नए नए राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उनके साथ इनके सामंजस्य बन बैठने में अभाव था। भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते थे ये अंग्रेज थे। ये जो भारत के राजा थे, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना राजा बनाने के लिए ये कोशिश करते रहते थे। ये सभी कारण थे जिससे अंग्रेजों का यहाँ के लोगों के साथ संघर्ष प्रारंभ होता है। इन सभी कारणों के कारण अंग्रेजों के कई युद्ध हुए, जिनमें प्रमुख युद्ध हैं कर्नाटक के युद्ध। दूसरा, बंगाल में युद्ध होंगे। बंगाल में हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, ये बंगाल के युद्ध के नाम से जाने जाएंगे। अगला, मैसूर का युद्ध। मैसूर में 4 युद्ध होंगे। 2 हैदर अली के टाइम पे होंगे। दूसरे हमें हैदर अली मर जाएंगे। उसके बाद में टीपू सुल्तान उसे ले जाएगा आगे 4 युद्धों तक। उसके बाद सिख युद्ध होंगे, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से, जिन्हें इतिहास में जाना जाता है। अगले मराठा युद्ध होंगे, आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। उसके बाद अंग्रेजों का पूरे भारत में वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और उसके बाद 1857 की आगे चल के क्रांति होगी। ये अंग्रेजों के लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध। इसमें कुल 3 युद्ध हुए। यह युद्ध मुख्यतः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें जो युद्ध थे वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए। बीच बीच में राजाओं का भी हस्तक्षेप रहा और ये लड़े गए। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 सप्तवर्षीय संघर्ष ये चलता है, जो वहाँ पे चलता है यूरोप में, उसके कारण ये प्रभावित होता है। ये युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक की भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, ये क्षेत्र लगभग कर्नाटक का है, लेकिन उस टाइम ये परिस्थिति नहीं थी। उस टाइम जो कोरोमंडल तट है ना, ये तमिलनाडु का लगभग में जो क्षेत्र है, इसे जो कर्नाटक के नाम से जाना जाता था और यहीं पर युद्ध होंगे। कर्नाटक की राजधानी अरकाट में थी। यह भूमि हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता है। जो कर्नाटक था, ये हैदराबाद के जो निजाम थे, ये हैदराबाद के निजाम, उनके अधीन की एक भूमि थी। इसका यहाँ पर जो इस प्रांतपति होता था, उसे नवाब कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ का जो नवाब दोस्त अली थे उनके बारे में। यहाँ के नवाब
दोस्तली थे, उस समय मराठाओं का यहाँ पर आक्रमण होता है। जो कौरवमंडल तट की भूमि कर्नाटक की भूमि थी, यहाँ के नवाब थे दोस्तली। उस टाइम मराठा यहाँ पर आक्रमण करते हैं। मराठा सेनापति रघुजी भोसले ने इस अभियान का नेतृत्व किया और दोस्तली की हत्या कर दी तथा दोस्तली के दामाद साहब चंदा साहब को बंदी बनाकर मराठा ले गए। इसके बाद अनवरुद्दीन खान कर्नाटक का नया नवाब बनता है। जो चंदा साहब होते हैं, वे चंदा साहब आगे आके बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, इसीलिए चंदा साहब को ये मराठे ले जाते हैं और बाद में इन्हें छोड़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिखाएंगे यहाँ पे। और चंदा साहब के बारे में अभी फिर जब आंग्ल मराठा युद्ध होंगे ना, उसमें भी इनका वर्णन एक बार हमें फिर देखने को मिलेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का भाग है, वहां उत्तराधिकार संघर्ष में ब्रिटेन और फ्रांस भाग लेते हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से इसे क्लियर करेंगे ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के बारे में। भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। सर्वप्रथम सन 1746 ईस्वी में अंग्रेज बार्नेट, जो बार्नेट नाम का अधिकारी होता है, के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के जलपोतों को पकड़ लिया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रिया में जो था ये उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो क्या अंग्रेज क्या करते हैं, फ्रांसीसियों के जलपोतों को पकड़ लेते हैं। फ्रांसीसी डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की। नवाब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो फ्रांसीसी डुप्ले था, अधिकारी डुप्ले, अभी ये युद्ध करेगा आगे चल के, जो डुप्ले होता है वो यहाँ के नवाब से शिकायत करता है। नवाब कोई ध्यान नहीं देता है, तो अपने जलपोतों को वापस लेने के लिए ये युद्ध छेड़ देता है। अपने जलपोतों को छुड़ाने हेतु डुप्ले मद्रास पर घेरा डाल देता है, जो अंग्रेजों के भी अधीन था। डुप्ले तथा ला बोर्डोनाइस ने मिलकर मद्रास में आत्मसमर्पण करवाया। जो डुप्ले तथा ला बोर्डोनाइस था, इन दोनों ने मिलकर, फ्रांसीसियों ने मिलकर मद्रास को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया। समर्पण करने वालों में लॉर्ड क्लाइव भी शामिल था। जो अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव है वो भी शामिल था। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। पहले नवाब से जब डुप्ले ने बोला था, शिकायत करी थी कि हमारा जलपोत छुड़वाइए, तब नवाब मजा में ले रहा था। लेकिन जब डुप्ले ने हमला कर दिया मद्रास पे अंग्रेजों के ऊपर, तो नवाब ये बीच में कूद पड़ता है। परिणाम स्वरूप नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य सन 1748 ईस्वी में सेंट थॉम का युद्ध होता है। चलिए अब इस सेंट थॉम के युद्ध के बारे में देखते हैं। सेंट थॉम का युद्ध, यह युद्ध अरयार नदी के किनारे हुआ। जो अरयार नदी है वहां उसके किनारे होता है। कैप्टन पैराडाइस ने महफूज खां की बड़ी सेना को पराजित कर दिया। जो कर्नाटक के नवाब की सेना थी, उसको ये कैप्टन पैराडाइस द्वारा परास्त कर दिया जाता है। सन 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स ला सैपल की संधि होती है। ये जो संधि होती है वहां पे यूरोप में, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पर होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत होता है। ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार संघर्ष चलता है वो खत्म हो जाता है। इसका असर भारत में हुआ और संधि द्वारा युद्ध का अंत हो जाता है। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया। इसके बदले में फ्रांसीसियों ने उत्तरी अमेरिका पर अपने क्षेत्र वापस ले लिए। जो मद्रास पे अंग्रेजों का समर्पण करवाया था डुप्ले ने, वो वापस कर दिया जाता है। इसके बदले में जो फ्रांसीसियों के उत्तरी अमेरिका में जमीन थी वो उन्हें वापस मिल जाती है। अब चित्र के माध्यम से देख लेते हैं जो वर्तमान स्थिति थी उस हिसाब से। पहले ऑस्ट्रिया नहीं था, ऑस्ट्रिया का क्षेत्र ये आप देख सकते हैं चित्र में काफी बड़ा था। यह रहा आपका फ्रांस और ये रहा आपका ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का पूरा क्षेत्र था। अब हालांकि अब ये कट चुका है इस टाइप से, यहाँ पर अलग जो बन चुके हैं देश। यहाँ पे भी ऑस्ट्रिया में भी बहुत सारे देश बन चुके हैं। तो ये फ्रांस और ये ब्रिटेन, ये दोनों इसके उत्तराधिकार संघर्ष में शामिल होते हैं। हालांकि जर्मनी नहीं था, यहाँ पे दूसरा देश था जिसे पर्सिया कहा जाता था इस टाइप से। यहाँ पे पर्सिया के कुछ भाग थे और अलग अलग टाइप से देश थे वहाँ पर उस टाइम में। और यहाँ पर ये रसिया का क्षेत्र था पूरा इस टाइप से। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, ये फ्रांस और ये ब्रिटेन कूद पड़ते हैं। इनके आपस में शत्रुता हो जाती है। इसका असर भारत के युद्ध में, राजनीति में भी पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के सन 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क, जिसे आसफ जहां कहते हैं, की मृत्यु के बाद हैदराबाद में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो हैदराबाद में जिसकी स्थापना निजाम उल मुल्क चिलकिलेज खां ने की थी, ये इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हैदराबाद वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, और उससे पहले उत्तर मुगल काल में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। हैदराबाद के उत्तराधिकार संघर्ष में आसफ जहां का पुत्र नासिर जंग और नासिर जंग का जो भांजा होता है मुजफ्फर जंग भाग लेता है। मतलब आसफ जहां का जो नाती होता है वो भी भाग लेता है, और इधर नासिर जंग भी भाग लेता है, दोनों लेते हैं। हैदराबाद के निजाम के रूप में फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को तथा अंग्रेज नासिर जंग को निजाम के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि इनका आपसी फायदा था इनसे। उधर मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। अब वापस आकर उन्होंने अपने उत्तराधिकार की मांग की। जो चंदा साहब को मराठा उठा लिए गए थे गिरफ्तार करके, अब चंदा साहब को उन्होंने रिहा कर दिया। इधर फ्रांसीसी चंदा साहब को नवाब तथा अंग्रेज अनवरुद्दीन व उसके पुत्र को नवाब के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का अनवरुद्दीन से फायदा था और उसके बाद उसका पुत्र होगा, उससे फायदे की उम्मीद करेंगे। अब चंदा साहब मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी गुट में शामिल हुए और डुप्ले और उसकी संयुक्त सेना ने 1743 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। जो चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और जो फ्रांसीसी गुट, मतलब फ्रांस लोगों का ये गुट था, इसे त्रुगुट भी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है और फ्रांसीसी गुट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये लोग अब कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं। अबूर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई और अनवरुद्दीन पराजित हुआ और बाद में इसे मार दिया जाता है, अनवरुद्दीन को, जो नवाब होता है वहाँ का। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध में से अपनी जान बचाकर भाग गया और त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण लेता है। फ्रांसीसियों के बढ़ते वर्चस्व को देखकर अंग्रेजों ने भी अपना गुट तैयार कर लिया। चलिए अब इसके गुट को देखते हैं चित्र के माध्यम से। यह है फ्रांसीसी गुट। इसमें निजाम पद की दावेदारी फ्रांसीसी गुट में थी मुजफ्फर जंग की, और अंग्रेज गुट में थी नासिर जंग की। जो ये नासिर जंग रहा और ये मुजफ्फर जंग रहा। ये हैदराबाद निजाम पद के लिए दावेदार थे, और इधर कर्नाटक के नवाब पद के लिए चंदा साहब फ्रांसीसी गुट की तरफ से थे और अनवरुद्दीन था अंग्रेज गुट की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये निजाम का क्षेत्र है। ये निजाम का आप देख सकते हैं, आगे चल के यहीं से मैसूर बनेगा इस टाइप से। और ये पूरा कर्नाटक जो कर्नाटक का युद्ध होता है ना इस क्षेत्र में, वो भी निजाम के अधीन होता था और यहाँ पर एक नवाब बनाया जाता था। यही इसी की पूरी लड़ाई होती है। चलिए अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ इसके क्या कारण थे? डुप्ले की महत्वाकांक्षा, क्योंकि डुप्ले एक बार युद्ध में जीत चुका था। उधर अंग्रेज भी अपना गुट तैयार कर रहे थे, तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने अपनी तरकीब लगाई, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जाए। और डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ चुकी थी। सन 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पे आक्रमण करता है, क्योंकि अंग्रेज गुट अपना अलग बना चुके थे, फ्रांसीसी गुट अलग बना चुके थे। जो नासिर जंग होता है वो अंग्रेजों की सहायता से अब गद्दी पाने के लिए इनकी कर्नाटक पर आक्रमण करता है। फ्रांसीसी गुट पराजित होता है। जो फ्रांसीसी गुट होता है, त्रिगुट जो था, वो पराजित होता है। इस समय नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो जाता है और नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। ये भी फ्रांसीसियों की ही एक चाल थी, जिससे उनकी सेना में विद्रोह होता है और नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। इसका फायदा उठाकर डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर देता है। उधर जो निजाम घोषित कर दिया जाता है हैदराबाद में, इस गहरी हार से लॉर्ड क्लाइव को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि युद्ध के लिए उसने बहुत सारा धन खर्च किया था और उसे काफी नुकसान होता है। परिणाम स्वरूप लॉर्ड क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण कर दिया, जो कर्नाटक भूमि थी जहां पे नवाब बनेगा, उस भूमि पर आक्रमण कर देता है। चंदा साहब के पुत्र
राजा साहेब पराजित हुए। जो चंदा साहब का पुत्र राजा साहेब होता है वो पराजित होता है। पराजय का समाचार सुनकर चंदा साहब तिरुचिरापल्ली भाग जाते हैं, जो नवाब पद की भूमि होती है आरकाट, वहां पे हमने पढ़ा था इसके बारे में, राजधानी आरकाट थी, वहां पे हमला होता है। चंदा साहब का पुत्र राजा साहब युद्ध में हार जाता है और जैसे ही चंदा साहब को ये पता लगता है, चंदा साहब भी गद्दी छोड़ छाड़ के तिरुचिरापल्ली भाग खड़े होते हैं। वहां तंजौर के राजा उनकी हत्या कर देता है। फ्रांसीसियों ने तिरुचिरापल्ली पर घेरा डाल दिया। यहाँ की रक्षा स्टीगर लॉरेंस द्वारा की गई। जैसे पता लगता है फ्रांसीसियों को, चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है तिरुचिरापल्ली पे, तो ये तिरुचिरापल्ली पर अब घेरा डाल देते हैं और उसकी अंग्रेज स्टीगर लॉरेंस उसकी रक्षा करता है। उसी बीच फ्रांसीसी सरकार द्वारा धन हानि के आरोप में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। उसके ही कुछ अधिकारियों द्वारा शिकायत कर दी जाती है फ्रांसीसी सरकार के कि ये राजनीति में बहुत सारे युद्धों में व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं सरकार का पैसा, इसलिए सरकार का व्यय हो रहा है। तो फ्रांसीसी सरकार इन्हें जवाब देने के लिए वापस फ्रांस बुला लेती है। इस प्रकार अंग्रेजों की विजय हो जाती है, क्योंकि अब डुप्ले हट जाता है, तो डुप्ले के हटते ही अंग्रेजों की विजय निश्चित हो जाती है। चलिए अब आगे चित्र के माध्यम से इनके गुट को एक बार, ये हैदराबाद का निजाम के पद के लिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग थे, इनके बारे में हम देख चुके हैं। और इधर कर्नाटक के नवाब पद के लिए चंदा साहब और ये मोहम्मद अली, ये दो लोग थे, हमने देख चुके हैं इसके बारे में। इसके पिता इससे पहले थे, उनकी हत्या हो जाती है, उसकी जगह पे अब मोहम्मद अली आ जाता है, इसे अंग्रेज नवाब के रूप में देखते हैं। और इधर नासिर जंग का भी खेल खत्म हो ही जाता है, मुजफ्फर जंग नया नवाब बन जाता है। और इधर चंदा साहब हार जाते हैं, चंदा साहब भाग जाते हैं। इसके बाद की स्थितियां अभी आगे पता चलेंगी। और ये रही भूमि, कर्नाटक की भूमि, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से चित्र में दिखाई गई है, ये कर्नाटक की भूमि थी उस टाइम, कोरोमंडल तट, यहीं पर युद्ध वगैरह जो कुछ हुए सब यहीं हुए। फिर आगे चल के यहाँ पे पांडिचेरी है, वहाँ पे संधियां वगैरह होंगी अभी तृतीय युद्ध के बाद में, हम देखेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध में ये इसकी स्थिति। चलिए अब आगे देखते हैं डुप्ले के वापस जाने के बाद क्या होता है। डुप्ले के जाने के बाद नया गवर्नर गोहदे आया, जो गोहदे होता है ये आता है। गोदेहो होता है कि आते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देता है। गोहदे आता है, तुरंत कह देता है हमें किसी से कोई युद्ध नहीं करना, युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है। सन 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। संधि की शर्तें क्या क्या होती हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेज भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लेते। जो अभी गुट बनाए गए थे, अब दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी ये वादा करते हैं कि हम भारतीय राजाओं के युद्धों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो मरे कटे कुछ भी करें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें अपना कार्य करना है। बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात फ्रांसीसी सेना को रहने की अनुमति दी गई। जो बुस्सी है, अभी ये तृतीय युद्ध में भी इसका उल्लेख मिलेगा। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों को अपने उनके कब्जे वाले क्षेत्रों के साथ छोड़ दिया गया, जिनका जहां पर कब्जा था उसी कब्जे के साथ इनको छोड़ दिया जाता है। ये संधि द्वितीय संधि हो जाती है। अब देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसका कारण क्या था? सन 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, अभी ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। अब ऑस्ट्रिया और प्रसा, इसके बारे में, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बारे में जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में, प्रसा के बारे में बार बार उल्लेख विश्व युद्ध में, जो विश्व का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हमें ये देखने को फिर से मिलेगा। यूरोप में हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों को लगातार आक्रमण कर रहे थे। जो फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियां थीं, वो देखते हैं कि वहां पर भी हमारे देशों में युद्ध हो रहा है, तो देश प्रेम की भावना से ये लोग भी यहाँ पर एक दूसरे की बस्तियों को जलाना, लूटपाट करना ये चालू कर देते हैं। उसी बीच में एक लैली नामक अधिकारी आएगा। चलिए आगे और देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ होने के बाद काउंट डी लैली, इसे टॉमस आर्थर डी लैली के नाम से भी जाना जाता है, को भारत भेजा गया अंग्रेजों का पूर्ण सफाया करने के लिए, क्योंकि भारत से अंग्रेजों को बिल्कुल निकाल के फेंक दो, इसलिए इसे काउंट डी लैली को भेजा जाता है।
काउंट डी लैली ने भारत आते ही युद्ध की घोषणा कर दी। अभी तक ये लोग छुपके से किसी की बस्तियां लूट रहे थे या हमला कर रहे थे, लेकिन अब काउंट डी लैली के आते ही फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने युद्ध के लिए आ जाते हैं। पदाधिकारियों के ईर्ष्या द्वेष तथा अपने अहंकार के कारण उसे किसी का हार्दिक सहयोग ना मिला, क्योंकि वो एक बड़ा अधिकारी था काउंट डी लैली, और उसको इसीलिए भेजा गया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन उसको भी इस चीज़ का अहम था, और जो यहाँ के पदाधिकारी थे वो भी जानते थे कि हम इसका सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे सहयोग के बिना ये कुछ नहीं कर पाएगा। जल सेना नायक ने उसे देर से पांडिचेरी पहुंचाया, क्योंकि पांडिचेरी ने पहुंचना था, और किसी भी अभियान में उसकी सहायता नहीं की। पांडिचेरी के गवर्नर ने युद्ध के साधन नहीं जुटाए तथा अन्य पदाधिकारियों ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसलिए यहाँ पे फ्रांसीसियों की कड़ी हार होगी, आगे देखेंगे। इस पर भी लैली ने गुडलूर, फोर्ट सेंट डेविस और देवी कोट पर अंग्रेजों से छीनकर अद्भुत करुणता दिखाई, क्योंकि इसे जो साधन थे वो भी नहीं मिले, फिर भी इसने ये 3 चीजें जीत ली थी अंग्रेजों से। धन अभाव के कारण मद्रास पर आक्रमण स्थापित करके उसे तंजौर पर आक्रमण करना पड़ा, किंतु पांडिचेरी पर संकट आने के भय से उसे छोड़ना पड़ा कि पांडिचेरी की भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। दिसंबर 1758 में बुशी के सहयोग से कांचीपुरम जीतकर लैली ने मद्रास पर घेरा डाला, पर सफल ना हुआ। ये मद्रास पर घेरा डालता है लेकिन वो इसकी योजना सफल नहीं रहती है, और इसकी सबसे बड़ी भूल यही होती है बुशी को वापस बुलाने के लिए। बुशी को हैदराबाद बुलाकर उसने बड़ी भूल कर दी, क्योंकि बुशी ही अभी आगे बहुत सारे षड्यंत्र रचेगा और इसका सही से सहयोग भी नहीं करेगा, और वहां से सेना भी हट जाएगी हैदराबाद से, तो जो अंग्रेज होता है वो वहां पे कब्जा कर लेंगे। इससे सलावर्त जर्ग ने अंग्रेजों के संरक्षण में आकर उसकी उत्तरी सरकार उन्हें सौंप दिया। जो सलावत जर्ग होते हैं वो हैदराबाद में, तो वो अंग्रेजों को संरक्षण में ले लेते हैं अपने संरक्षण में, और उन्हें उत्तरी सरकार वाला भाग सौंप देते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण युद्ध बांडीवास का युद्ध होता है। जो बांडीवास का युद्ध इतिहास में बहुत फेमस है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आयरकूट व फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया। चलिए, बांडीवास का युद्ध सन 1760 ईस्वी में हुआ। जो बांडीवास का युद्ध होता है वो 1760 ईस्वी में होता है। सन 1761 ईस्वी में काउंट डी लैली को पांडिचेरी में आत्मसमर्पण करना पड़ता है, क्योंकि जो इसके पदाधिकारी सैनिक वगैरह गवर्नर थे वो इसका साथ नहीं देते हैं, साधन का भी अभाव था, इसलिए इसे पांडिचेरी में अपना आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत प्रारंभ हो गया। इधर क्या होता है, उधर यूरोप में सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। इस संधि के अनुसार भारत में भी कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। जो पेरिस की संधि होती है उसके द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है, और इसमें जो तृतीय युद्ध होता है वो भारत में भी इसकी स्थितियां दिखाई देती हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। पेरिस की संधि होने पर काउंट डी लैली को फ्रांस भेज दिया जाता है। जैसे पेरिस की संधि हो जाती है तो काउंट डी लैली पुनः फ्रांस चला जाता है। वहां पर उस पर राजद्रोह का झूठा मुकदमा चलाया जाता है कि इसने राजद्रोह का काम किया वहां भारत में, और बहुत सारा धन खर्च किया। इसी के कारण ये फ्रांसीसी सरकार भारत में हार पाई और उसे फांसी लास्ट में दे दी जाती है। इस युद्ध और संधि के परिणाम से यह निश्चित हो गया कि अब अंग्रेज कंपनी प्रधानता में रहेंगी। फ्रांसीसी कंपनी अब केवल व्यापार करेंगी, वो भी एक निश्चित क्षेत्र पे, जैसे पांडिचेरी, माहे, कारिकाल आदि, और फ्रांसीसियों का यहाँ पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अंग्रेज प्रभुता के रूप में उभर कर सामने आता है। अब इन तीनों युद्धों के बीच में कुछ छोटे छोटे प्रमुख युद्ध हुए, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक युद्धों से जुड़े कुछ प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध है सेंट थॉम का युद्ध। ये सन 1748 ईस्वी में लड़ा गया। कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य ये होता है। इसमें फ्रांसीसी विजयी रहते हैं। अगला युद्ध होता है अंबूर का युद्ध। ये सन 1749 ईस्वी में लड़ा जाता है।
फ्रांसीसी गुट, जो त्रिगुट बनता है फ्रांसीसी गुट, और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के मध्य ये लड़ा जाता है। इसमें भी फ्रांसीसी गुट विजयी रहता है। अगला होता है आरकाट का युद्ध 1752 ईस्वी में अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव और राजा साहब के मध्य, जिसमें राजा साहब हार जाते हैं और वहां से चंदा साहब कर्नाटक छोड़ के भाग खड़े होते हैं और त्रिचनापल्ली पे उनकी हत्या कर दी जाती है और इसमें अंग्रेज इस प्रकार से विजयी होते हैं। अगला है बांडीवास का युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में। अंग्रेज इसमें विजयी रहते हैं। 1761 में पांडिचेरी में जो होता है वो आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इस प्रकार अंग्रेजी विजयी होते हैं और फ्रांसीसियों की हार होती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बंगाल युद्ध के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।